हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे सीआईबी का जो मॉड्यूल सी था एबीएम पेपर का, उसका यूनिट 20 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें बोल रहा है फ्रेंड्स कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज द रैशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ए नंबर ऑफ पीपल फॉर द अचीवमेंट ऑफ सम कॉमन एक्सप्लिसिट पर्पस और गोल थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर एंड फंक्शन एंड थ्रू ए हायरार्की ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय। फ्रेंड्स, हमने सेशन में भी देखा था कि डिवीजन ऑफ लेबर का जो डेफिनेशन है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ के लोग जो हैं एक साथ कोऑर्डिनेट करके ये अचीव अपनी एक्टिविटीज के थ्रू कोई एक कॉमन पर्पस या गोल के को अचीव करते हैं, तो उसको हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर के थ्रू डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे एक हायरार्की होती है अथॉरिटी की और सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये डिफिनेशन जो था वो एडगर सीन ने दिया था। तो हमारा जो क्वेश्चन 1 का आंसर होगा दैट इज आंसर बी, एडगर शीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। The Landmark of Tomorrow, a book on human resources management has been authored by। फ्रेंड्स, मैंने ये बताया भी था लैंडमार्क्स ऑफ टुमारो, a book on human resource management जो है ये बुक हमारे पीटर ड्रकर ने लिखा था। तो हमारा क्वेश्चन 2 का आंसर होगा ए, पीटर ड्रकर। क्वेश्चन 3 है इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप द फॉलोइंग आर टेकन इनटू अकाउंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप में क्या क्या होता है? गिवन गोल, स्ट्रक्चर, एक्सप्लिसिट रोल्स, रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज। फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन 1 में भी देखा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेटअप कैसे होता है। तो यहाँ पे जो ये चारों ऑप्शन है, ये चारों ही हमारे आंसर होंगे। तो हमारा जो सुटेबल ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, 1 to 4 ऑल। फोर्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू कॉल हिज वर्कर्स दी वाइटल मशीन्स। वर्कर्स को वाइटल मशीन किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, जो रॉबर्ट ओन थे उन्होंने वर्कर्स को वाइटल मशीन्स कहा था। तो हमारे क्वेश्चन 4 का आंसर होगा आंसर बी, रॉबर्ट ओन। फिफ्थ क्वेश्चन है कि इन द ईयर 1856 to 1915 who conceptualized and pioneered the scientific management approach। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच किसने कंसेप्चुअलाइज किया था? तो ये हमारा इसमें होगा आंसर सी, फ्रेडरिक टेलर। तो जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच है उसमें ये कहा गया था कि पीपल वुड डू द वर्क दे हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर और पेड फॉर। मतलब लोग वही काम करेंगे जिसके लिए उनको काम पे रखा गया है या जिसके लिए उनको पे किया जा रहा है। तो यही हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच था। तो इसको याद रखिएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच जो है वो फ्रेडरिक टेलर ने दिया था। हमारा आंसर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल एक्टिविटी इन पीपल मैनेजमेंट। पीपल मैनेजमेंट में कौन सा फंडामेंटल एक्टिविटीज है? एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, इवेल्युएटिंग या कॉम्पेंसेटिंग। फ्रेंड्स, ये चारों के चारों ही जो है ये हमारे जो सही ऑप्शन है वो है, क्योंकि हम पीपल मैनेजमेंट में पहले उनको एक्वायर करते हैं, फिर जरूरत पड़े तो उनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर उनको इवेल्युएट करते हैं और उनको फिर बाद में कॉम्पेंसेट करते हैं। तो 6 क्वेश्चन का जो हमारा सुटेबल ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, 1 to 4 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the changing process of adoption of changed perspective, the human resources development changed the nomenclature as under। जैसे जैसे जो चेंज होते गए तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो नोमेनक्लेचर है वो कैसे डेवलप हुआ। तो फ्रेंड्स, हमने चैप्टर में भी देखा था कि सबसे पहले लेबर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट आया था, उसके बाद फिर पर्सनल हुआ, उसका नाम बदल के पर्सनल रखा गया, उसके बाद पर्सनल को ही आगे चल के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में चेंज किया गया। तो क्वेश्चन 7 का जो सुटेबल ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन बी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये पहले लेबर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट था, उससे पर्सनल हुआ, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हुआ। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इनमें से कौन सा जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है? रूटीन फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट या ऑल दी अबव। फ्रेंड्स, ये चारों ऑप्शन देखिए बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा सबसे सुटेबल ऑप्शन है दैट इज रूटीन फंक्शन। वो इसलिए क्योंकि बाकी की ये जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट है, ये दोनों जो है वो एचआरडी के फंक्शन है। इसमें एक और आपका फंक्शन होता है दैट इज क्लाइमेट डेवलपमेंट, यानी क्लाइमेट डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो है वो एचआरडी का काम है। वैसे भी डेवलपमेंट वर्ड है फ्रेंड्स इसमें ऐड, तो ये एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट होगा। इसमें आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। और जो रूटीन फंक्शंस है वो एचआरएम का मेन फंक्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच। फर्स्ट ऑप्शन है मैनेजमेंट थ्योरीज एंड अप्रोच टू पीपल मैनेजमेंट वेरी क्लोजली रिलेटेड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू द राइज ऑफ यूनियंस। ये फ्रेंड्स सही ऑप्शन है क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ही यूनियन का राइज हुआ था। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच इज द फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट डे कंसेप्ट ऑफ एचआरएम। जी हाँ, पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच था, उसके बाद ही चेंज होकर ये एचआरएम हुआ। फिर पीपल कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑलवेज रिसीव ड्यू अटेंशन। यस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पीपल कंपोनेंट को आपको अटेंशन देना ही पड़ेगा। तो इसमें जो फ्रेंड्स हमारा ए ऑप्शन है, इसमें बोल रहा है कि मैनेजमेंट थ्योरी और पीपल मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो क्लोजली रिलेटेड है। नहीं, ये बिल्कुल ही अलग है। मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो आपका जो टारगेट है, गोल्स है, ऑर्गेनाइजेशन अचीवमेंट है, उसके ऊपर बेस्ड होता था। और पीपल मैनेजमेंट जो है उनको एक्वायरिंग, उनको ट्रेनिंग, उनको डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, ये सारी चीजें जो है वो आपके पीपल मैनेजमेंट में आती हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है, इसलिए ये इस कॉन्टेक्स्ट में मैच नहीं करता है। बाकी की ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। HRM is subsystem of HRD, HRD is subsystem of HRM, HRM and HRD are the same concept, HRM and HRD are not related to each other। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि HRM जो है और HRD ये क्लोजली रिलेटेड है, दोनों का कंसेप्ट भी सेम है, ये ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है। और इसमें जो दो में है कि HRM इज सब सिस्टम ऑफ HRD या HRD इज सब सिस्टम ऑफ HRM। फ्रेंड्स इसमें हमेशा कंफ्यूज नहीं होइएगा, HRM जो है वो उसका ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है और HRM का ही एक जो सब सिस्टम होता है वो HRD होता है। तो HRD इज सब सिस्टम ऑफ HRM, जो ऑप्शन बी है हमारा, ये यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। The task of developing systems that deal with people, their problems and organizational dynamics falls in which of the following function of HRM professional। तो फ्रेंड्स जो HRM प्रोफेशनल का फंक्शन जो है वो डेवलपिंग सिस्टम, ऐसा सिस्टम डेवलपमेंट करना जो लोगों के साथ डील करे, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करे और ऑर्गेनाइजेशन के जो डायनामिक्स हैं उसको भी अचीव करे। तो ये सारे HRM के प्रोफेशनल हैं। तो ये कौन से इसमें कंसेप्ट में आता है। तो फ्रेंड्स हमने हमारे चैप्टर में देखा था कि पारिक और राव ने 5 हेडिंग्स दिए थे जिसमें कि HRM फंक्शंस को बताया गया था, जिसमें पहला था हमारा सपोर्टिव रोल। सपोर्टिव रोल में क्या था कि ये जो है एग्जीक्यूटिव जो होते थे और जो हमारे एम्प्लॉय वर्कर होते थे, तो एग्जीक्यूटिव उनको एज ए सपोर्टिव रोल जो है उनको सब मिलके एक साथ काम करते थे जिससे ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथ मिलता था। तो वो हमारे सपोर्टिव रोल में था। और सेकंड था हमारा रोल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट एंड रिसर्च। तो रोल ऑफ सिस्टम एंड डेवलपमेंट एंड रिसर्च में बताया गया था कि जो सिस्टम जो है वो डेवलपिंग सिस्टम जो है वो डील करेगा क्या चीज में, अपने लोगों के उनके प्रॉब्लम्स को और जो ऑर्गेनाइजेशन के डायनामिक्स हैं उनको अचीव करने में। और तीसरा जो था वो हमारा था मैनेजरियल रोल। मैनेजरियल रोल में ये बताया था कि जो जैसे वहाँ पे जो मैनेजरियल फंक्शन होते थे उनको प्रोसेस करना उनका मेन रोल होता था HR प्रोफेशनल्स का, जिसमें वो लोग फ्यूचर मैन पावर के लिए प्लानिंग करते थे, अगर जरूरत हो तो उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट करते थे, प्लेसमेंट करते थे और जिनको रिटेन करना होता था उनको रिटेन करते थे। तो इस तरीके से जो मैनेजरियल रोल था वो उसमें आता था। फिर नेक्स्ट था हमारा रोल ऑफ डेवलपिंग कॉम्पिटेंसी। द रोल ऑफ डेवलपिंग कॉम्पिटेंसी था कि डेवलपिंग टेक्निकल, मैनेजरियल एंड प्रोफेसिंग कॉम्पिटेंसी अमंग द ह्यूमन रिसोर्सेज। और लास्ट जो था हमारा 5 नंबर वो था प्रोसेस रोल। प्रोसेस रोल में ये बताया गया था कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग कल्चर था, जो भी वैल्यूज था, उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज करना और ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको डायग्नोज करना और करेक्टिव स्टेप्स लेके उसको रेक्टिफाई करना। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी ये हमारे HR फंक्शनरीज की थी। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स हमारा ये इस कॉन्टेक्स्ट में जो सुटेबल ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, रोल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट एंड रिसर्च। ये इसके अंतर्गत जो HR प्रोफेशनल्स थे वो ये देखते थे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे होगा, जो कि हमारे लोगों के प्रॉब्लम को डील करके ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक्स को प्राप्त करना, ये हमारा रोल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट एंड रिसर्च का काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स कि द HR प्रोफेशनल्स रोल इंक्लूड क्रिएटिंग नेसेसरी कल्चर एंड वैल्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन, डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल एंड टेकिंग करेक्टिव स्टेप्स। अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड जो लास्ट हमारा 5th रोल था पारिक एंड रॉ का, वो जो जिसमें ये बताया गया था प्रोसेस रोल,
ये हमारा ऑप्शन बी है प्रोसेस रोल। इसमें यही बताया गया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कल्चर या जो भी वैल्यूज हैं उसको उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको डायग्नोज करना और उसको करेक्टिव स्टेप्स लेके उसको रेक्टिफाई करना। तो ये एचआर प्रोफेशनल्स का रोल था। तो ये जो रोल था उसको हम लोग प्रोसेस रोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स for dispensing the role of an HR professional, which of the following does not fall in the category technical attributes? फ्रेंड्स जो टेक्निकल एट्रीब्यूट्स है वो हमने आपको बताया था, ये 3 तरह का होता है, टेक्निकल, मैनेजेरियल और पर्सनालिटी। तो टेक्निकल में जो था वो सारे नॉलेज से रिलेटेड थे, मोस्ट ऑफ दी जो हमारे ऑप्शन थे वो नॉलेज से रिलेटेड थे। और मैनेजेरियल में हमारे 2 ऑप्शन थे, एक था ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी और दूसरा था सिस्टम डेवलपमेंट स्किल्स। तो यहाँ पे ये जो दोनों है, नॉलेज ऑफ बिहेवियर साइंस, नॉलेज एंड स्किल्स इन काउंसलिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये तीनों जो है ये हमारे टेक्निकल एट्रीब्यूट्स थे और जो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है ये हमारा मैनेजेरियल एट्रीब्यूट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही पूछा है फ्रेंड्स कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नॉलेज ऑफ टेक्निक्स इन बिहेवियरल रिसर्च, ये तो होगा ही। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स, इंटरेस्टिंग इन लर्निंग न्यू थिंग्स, ये तीनों हमारे टेक्निकल एट्रीब्यूट्स हैं। और ये जो है सिस्टम डेवलपमेंट स्किल्स, ये जो है ये हमारा मैनेजेरियल स्किल्स के अंदर आता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसको बहुत ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये सारे ऑप्शन कितने क्लोजली रिलेटेड हैं। HR function bank are generally performed professionally like other corporates, generally performed professionally better than other corporates, generally not performed professionally unlike other corporates, generally not performed professionally like other corporates। तो इसमें फ्रेंड्स जो हमारा ऑप्शन सी है ये एकदम सुटेबल है हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि जो हमारे बैंक्स में जो HR फंक्शंस हैं वो प्रोफेशनली परफॉर्म नहीं करते हैं, जैसे कि अदर कॉर्पोरेट्स में क्या है वो लोग प्रोफेशनली परफॉर्म करते हैं। तो आंसर सी जो है वो सबसे सुटेबल आंसर है हमारे क्वेश्चन 15 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following developed an HR competency model listing out 19 interlinked competencies for HR heads in organization? तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी कि CII जो है उसने ही HR कॉम्पिटेंसी मॉडल लिस्टिंग आउट किया था, जिसमें उसने 19 इंटरलिंक्ड कॉम्पिटेंसीज बताए थे, जिसमें कि जो 9 कॉम्पिटेंसीज थे वो बिहेवियरल थे और 10 नेक्स्ट 10 जो थे वो फंक्शनल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट द HR प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड, विच वन इज नॉट करेक्ट? तो HR प्रोफेशनल्स कैसे होने चाहिए? चैंपियन फॉर एम्प्लॉइज, यस, विगरसली रिप्रेजेंटेड देयर कंसर्न टू सीनियर मैनेजमेंट, हाँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन बोलता है टू बिकम अ पार्टनर विद सीनियर एंड लाइन मैनेजर इन स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है। टू बी एन एजेंट ऑफ कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन शेपिंग प्रोसेसेस एंड अ कल्चर दैट टुगेदर इंप्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी फॉर चेंज, ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी जो है वो हमारा नॉन ऑफ द अबव जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में सही है, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है हमारे वो HR प्रोफेशनल के लिए बिल्कुल करेक्ट है। तो आवर आंसर इज ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following enhance the role of HR professionals? Growth of unionism, state intervention through a number of legislations, stress on statutory welfare। फ्रेंड्स इसमें जो तीनों के तीनों ही ऑप्शन है ये हमारे HR प्रोफेशनल रोल को इनहेंस करते हैं। तो 18 का सबसे सुटेबल जो ऑप्शन होगा दैट इज 1 2 3 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Any area of knowledge to gain the status of a profession has to fulfill the following criteria। पहला है हैव अ कॉर्पस ऑफ नॉलेज, किसी भी प्रोफेशन को वहां पे आपको क्या क्या होना चाहिए? तो कॉर्पस ऑफ नॉलेज तो होना ही चाहिए। अ पीरियड ऑफ लर्निंग एंड अप्रेंटिसशिप, आपका कुछ प्रीवियस लर्निंग और आपका कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और तीसरा है कोड ऑफ कंडक्ट, आपको कोड ऑफ कंडक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन ए जो है तीनों के तीनों ही ऑप्शन हमारे सही है। तो ऑप्शन ए इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैड फर्स्ट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया? फ्रेंड्स ये हमने देखा था कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो थी उसने इंडिया में सबसे पहले जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। तो आवर आंसर इज ऑप्शन बी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Which of the following is India requires the employers to notify the vacancies? वैकेंसीज नोटिफाई करने के लिए जो रूल्स बनाए गए थे वो कौन से रूल में आते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे 3 दिए हुए हैं। अप्रेंटिस एक्ट 1961, इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि जो हम लोगों को रिक्रूट करते हैं उनको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो उसको अप्रेंटिस एक्ट में सम्मिलित किया गया था। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट जो है इसमें हमें बताया गया था कि जो भी नोटिफिकेशन ऑफ द वैकेंसीज है, कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज, वो आपको इन पब्लिक करनी है, डिस्क्लोज। और सी जो है बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट, ये जो है ये हमारे जो भी बंधुआ मजदूर होते थे उनको लेकर के जो भी नियम कानून बनाए गए थे वो बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। Which of the following aims at safeguarding interest and controlling exploitation of specific group? एक स्पेसिफिक ग्रुप के एक्सप्लॉयटेशन को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कौन से एक्ट बनाए गए थे? तो पहला है चाइल्ड लेबर एक्ट। यस, ये एक स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए था। इसमें बच्चों के जो 1 साल से 14 साल के जो बच्चे होते थे उनके लिए, उनसे अगर आप लेबर करा रहे हैं तो वो एक अपराध है, उसको लेकर के इसमें एक्ट बनाए गए थे। बॉन्डेड लेबर एक्ट, जो बंधुआ मजदूर होते थे उनको लेकर के इसमें एक्ट बनाए गए थे, तो ये भी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए था। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, जो मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो माइग्रेट वर्कमैन होते हैं वो जाकर काम करते हैं, तो उनको उनके साथ कोई परेशानी ना हो, उनको कोई परेशान ना करे, तो उसके लिए जो रूल्स बनाए गए थे वो इस एक्ट में दिए गए थे। तो ये भी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए था। तो हमारे जो तीनों ही ऑप्शन है ये तीनों ही स्पेसिफिक ग्रुप के एक्सप्लॉयटेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे। तो आवर सुटेबल ऑप्शन इज ऑप्शन A 1 to 3 all. This is our correct answer. Next question है, which of the following is your attention to the neglected section of the society like the SC, ST, ex-serviceman, physically handicapped, etc. तो फ्रेंड्स चाइल्ड लेबर हमने देख लिया, चाइल्ड लेबर के लिए था। बॉन्डेड लेबर के लिए था। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एंड इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन के लिए था। तो हमारा जो ऑप्शन सी है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये जो था ये हमारा SC, ST, एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप जैसे लोगों के लिए था। ये हमारा नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। तो हमारा जो क्वेश्चन 23 का सुटेबल आंसर होगा दैट इज आंसर सी, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। The term knowledge workers was introduced by changing role of HR professional, emerging high-tech industries, globalization and integration with world economy, all the above. फ्रेंड, इसमें जो emerging high-tech industries है, जब high-tech industries emerge करने लगे तो knowledge मतलब जिन लोगों को अच्छा खासा knowledge था, जो skilled workmen थे, उनकी जरूरत होने लगी इंडस्ट्रीज में। तो जो हमारा क्वेश्चन 24 का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, emerging high-tech industries आने से हमारा जो नॉलेज वर्कर का जो टर्म था वो इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा जो यूनिट 20 के MCQs हैं यहीं पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कुछ और MCQs के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कीप वॉचिंग आवर चैनल फ्रेंड्स। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।